चाहती वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी कोई जवाब मीडिया पे नहीं देना चाहती वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी कोई जवाब मीडिया पे नहीं देना चाहती वो। People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. Are you being the first respondent DDMA? Why DDMA was not there? What happened on this? So Noida DM. Why was not there? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको नमस्कार दोस्तों, ये मेधा रूपम है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी, 2014 बैच की यूपी काडर के आईएएस अधिकारी और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की डीएम। मेधा रूपम से कुछ रिपोर्टर्स वो सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का जवाब भी उन्हें देना चाहिए और जिन सवालों का उन्हें सामना भी करना चाहिए, लेकिन मेधा रूपम रिपोर्टर्स के सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपनी कार में बैठती हैं, शीशा बंद करती हैं और निकल जाती हैं। एक साथ कई रिपोर्टर्स कुछ सेकंड के वीडियो में सवाल करते दिख रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि मैडम, आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हेड हैं, आप क्यों नहीं आई? मैडम प्लीज जवाब दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकती मेधा रूपम जी, जवाब तो देकर जाइए। आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आई हैं, लेकिन मेधा रूपम को जवाब नहीं दे रही हैं। रिपोर्टर की आवाज आ रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेधा रूपम ऐसा कर सकती हैं। मेधा रूपम 4 दिन बाद स्पॉट पर भी आ सकती हैं जहां एक युवा इंजीनियर की मौत हुई, और मेधा रूपम किसी सवाल का जवाब दिए बगैर जा भी सकती हैं, और मेधा रूपम जिम्मेदारी से बचते हुए किसी भी एक्शन से बच भी सकती हैं, क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। कोई दूसरा आईएएस अफसर होता तो अब तक नप चुका होता, जैसे नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश नप गए, लेकिन मेधा रूपम खास है, ज्ञानेश कुमार की बेटी जो है, तभी तो उस जगह पर 4 दिन बाद पहुंची हैं जहां एक मौत हुई सिस्टम की नाकामी से, प्रशासन की नाकामी से, और बिल्डर और प्रशासन कहें या नोएडा अथॉरिटी कहें या उनकी लापरवाही से जो गड्ढा खुदा था उसमें डूबकर डीएम 4 दिन बाद पहुंचती हैं, सवालों से बचती हैं, किसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होती नहीं है। रिपोर्टर पूछता रह जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो कर सकती हैं मेधा रूपम जो है। कोई जवाब मीडिया पे नहीं देना चाहती वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी कोई जवाब मीडिया पे नहीं देना चाहती वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी कोई जवाब मीडिया पे नहीं देना चाहती वो। People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. Are you being the first respondent DDMA? Why DDMA was not there? What happened on this? So Noida DM. Why was not there? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको मेधा रूपम से रिपोर्टर्स वो सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का जवाब न सिर्फ एक डीएम से बार बार पूछा जाना चाहिए, बल्कि उस डीएम के रहते उसके जिले में जो घटना हुई है, उसके इलाके में जो घटना हुई है, सिस्टम की लापरवाही से जिस ढंग से 28 साल के एक इंजीनियर की मौत हुई है, उसकी वजह से डीएम की जिम्मेदारी अब तक तय होनी चाहिए थी और डीएम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। लेकिन एक्शन तो दूर, डीएम उस मौके पर 4 दिन बाद पहुंची हैं, मौका वारदात पर, घटनास्थल पर, जो भी कहें, जहां एक युवा इंजीनियर की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि बिल्डर ने 70, 80, 90 फीट का गड्ढा खोल दिया था बेसमेंट के लिए, काम छोड़ दिया था, उसमें पानी भर गया था, और रात को फॉग में, कोहरे में एक युवा इंजीनियर जब गुरुग्राम से लौट रहा था, उसे दिखा नहीं, वहां रोकने का, रास्ता बताने का, डाइवर्ट करने का कोई इंतजाम नहीं था, और उसकी कार उस तालाब कहें, गड्ढे की वजह से जो पानी जमा हो गया था उसमें, वो उसकी कार उसमें समा गई। वो इंजीनियर गुहार लगाता रहा,
किसी ढंग से वो कार का सनरूफ खोलकर ऊपर गया। वहां से उस इंजीनियर ने अपने पिता को कॉल किया कि पापा मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लीजिए। करीब 12 बजे रात की घटना है, 16 तारीख की रात को। और उसके बाद पहुंचे कुछ लोग, उसके पिता तो तुरंत पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, कुछ गोताखोर पहुंचे। करीब 1.25 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची। नहीं पहुंची तो नोएडा के डीएम और शीर्ष अधिकारी। और उसके बाद उस युवा इंजीनियर को बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके मुताबिक ठंड थी, पानी था, पानी ठंडा था, कोई गोताखोर उसमें उतरना नहीं चाहता था। वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने बचाने की मुकम्मल कोशिश नहीं की। और एक बाप के सामने उसका बेटा बचा लो कहता हुआ पानी में डूबकर मौत की गोद में समा गया। सिस्टम की वजह से उसकी जान चली गई। बिल्डर ने जो गड्ढा खोदा था उसमें युवराज मेहता समा गया, चीखता पुकारता हुआ, बचाने की गुहार लगाता हुआ। और डीएम साहिबा 4 दिन बाद उस जगह पर पहुंचती हैं जहां युवराज मेहता की मौत हुई थी। और डीएम साहिबा, जैसा कि मैंने कहा, ज्ञानेश कुमार की बेटी है। जब युवराज मेहता की मौत की खबर सिस्टम और एसडीआरएफ या जो गोताखोर थे उन सब की लापरवाही, क्योंकि किसी ने बचाने की कोशिश ही नहीं की। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रहे। खबरें आई कि 80 लोग वहां मौजूद थे जब वो लड़का डूब रहा था पानी में। 4 दिन बाद उसकी गाड़ी निकाली गई है। गाड़ी निकालने की तस्वीरें कल आई देर शाम। समझिए, गाड़ी भी जिस कार से वो आ रहा था और घर जा रहा था, घर कुछ ही दूर पर था, गाड़ी समेत पानी में समा गया। वो कार भी कल निकली है और डीएम साहिबा भी कल पहुंची है। जब सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पर जब इसको लेकर बहुत सवाल उठे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं लोकेश, उनका तो ट्रांसफर कर दिया 3 दिन बाद। 2-3 इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। लेकिन नोएडा की डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मुखिया चेयरपर्सन होती हैं, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है ऐसे मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट करना, जिन्हें मौके पर होना चाहिए था, क्योंकि पूरा मामला करीब 1.25 घंटे तक चला। 1.25 घंटे तक बचाने की वैसी कोशिश नहीं हुई जिस कोशिश के बाद वो बच सकता था। लेकिन डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, चैनलों के पत्रकार, जो बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं कि कैसे एक युवा इंजीनियर काल के गाल में समा गया। देखते देखते गड्ढा बिल्डर ने खोदा। बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन की मिली भगत से ये सब काम होता है। गड्ढा खोदकर छोड़ दिया, उसमें काम बंद हो गया, पानी भर गया और उसके बाद पता नहीं चला और फॉग में, कोहरे में वो उस गड्ढे में समा गया, जिसमें 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट जितना भी पानी था। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं हैरान हूं कि मीडिया में ज्ञानेश कुमार की बेटी को लेकर सवाल नहीं है। बहुत सारे पत्रकार जो लिख रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि डीएम की अकाउंटेबिलिटी क्या है, डीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्यों नहीं डीएम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, कुछ यूट्यूब के पत्रकारों ने अच्छा काम किया, जिसमें न्यूज पिंच के रिपोर्टर अभिनव पांडे, जिन्होंने लगातार सवाल भी उठाए, मौके पर थे भी, मैं जा नहीं पाया, उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन डीएम की जिम्मेदारी होती है प्राथमिक तौर पर, चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जिले में डीएम की होती है, तो डीएम तो पहुंची ही 4 दिन बाद। और वो जो गोताखोर या जो अधिकारी, जो लोग थे वहां, 80 लोग। अब कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी के अधिकारी मुआयना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा एक डिलीवरी बॉय का, जो डिलीवरी बॉय, हालांकि आपने शायद देखा होगा, उस डिलीवरी बॉय ने पूरी कहानी बयां की कि क्या हुआ था। अब सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कि वो युवराज नाम का लड़का भयंकर ठंड में रात 12, सवा 12 बजे के बीच कोहरे कुहासे में घर लौट रहा है। उसे पता होगा कि बस 5 मिनट, 7 मिनट में घर पहुंचने वाला है।
अचानक वो सड़क के बगल में खुदे हुए गड्ढे में गिर जाता है, गाड़ी समेत समा जाता है। किसी ढंग से वो ऐसा, जो गाड़ी अब निकाली गई हो उसमें सनरूफ खुला है, उससे लग रहा है कि शायद उसी से बाहर निकला होगा, क्योंकि खबरें आई कि कार की छत पर वो चला गया था और वहां से उसने पिताजी को, अपने पापा को फ़ोन किया कि हेल्प मी, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। और उसके बाद उनके पिता 12:20 पर उनको कॉल आया, पापा मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। उसके बाद उनके पिताजी पहुंचे थे। उनके पिताजी ने यह भी बताया, युवराज के पिता ने, कि उन्होंने डायल 112 पर फोन भी किया था, जिसके बाद पुलिस पहुंची, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची और बाद में, जैसा कि मैंने बताया, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। लेकिन सबके सामने वो लड़का पानी में समा गया। क्या बीत रही होगी उस पर जब वो कार की छत पर होगा, उसने पिता को कॉल किया होगा। वो देख रहा है कि वो मौत की मुंह में समा रहा है, मौत के काल के गाल में समा रहा है। वो मोबाइल से लाइट रोशनी दिखा रहा था शायद, जिससे लोग उसको उस तक पहुंच सके, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। खबर आई कि गोताखोरों ने कहा, या जो लोग थे, कि इसमें पानी ठंडा है, सरिया होगा, किसी ने ये जोखिम मोल लेने की कोशिश नहीं की कि कैसे उसको बचाया जाए, जबकि यही डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ, गोताखोरों का काम ही यही है। क्या बचाते। एक वीडियो देखा मैंने, वही जिसका जिक्र कर रहा था, एक डिलीवरी बॉय जो वहां संजोग से पहुंचा और वहां गया। सुनिए जरा, बताएंगे क्या हुआ, बताइएगा। ये गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी, जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था, उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ, तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो वो लड़का था, ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए हैं वो फेल हो गए, और मुझे कहा जा रही थी, या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी, या मैं सरकारी महकमे से हूँ, या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी में। ये देखो, ये अब ये मैं न्यूज़ 24 के हवाले से बता रहा हूँ। डिलीवरी बॉय जो कोई डिलीवरी के लिए उस इलाके में गया था, फ्लिपकार्ट में काम करने वाला, और इसने कोशिश की, ये कह रहा है कि 2 घंटे तक ये सब चला, सब लोग वहां थे, डीएम नहीं थी, और ये अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की है, और वो 4 दिन बाद वहां पहुंच रही है। और क्या हुआ, जब इस लड़के का वीडियो बयान वायरल हुआ, तो इस पर दबाव बनाकर इसका बयान बदलवाया गया कि तुम इस तरह की बातें मत करो, क्योंकि इस लड़के ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो भी थे, सबको एक्सपोज कर दिया कि किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। तब क्या हुआ, इस लड़के पर दबाव बनाया गया, डिलीवरी बॉय पर, कि तुम वहां मौजूद मत रहो, तुम ऐसा बयान मत दो, तुम मुसीबत में होगे, तुम फंस जाओगे। और उसके बाद उसने बयान बदला, एक गोलमोल बयान आया उसका कि पुलिस वालों ने और जो लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उस पर दबाव बनाया गया। और यही तरीका होता है प्रशासन का, किसने दबाव बनाया, कहां से बनाया, वो प्रशासन और पुलिस बता सकती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं दबाव जो बनाया, आप देखिए एनडीटीवी की खबर है, प्रशासन की तरफ से भी वो लोकल पर्सन है, वो भी बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि अपने फोन को स्विच ऑफ कर दे, यहाँ से चला जा, 20 दिन मत दिख, इस केस में मत खड़ा हो खुल के। अब एक चीज बताएं सर, मैंने 3 दिन सच्चाई दिखाई है, पूरे ऑल इंडिया को लगा लो, मैंने एक छोटी से लेकर बड़े तक, मैंने बिल्डर तक की भी पोल खोली है, अथॉरिटी की पोल खोली है कि जब बिल्डर अथॉरिटी ने ये बेसमेंट सीज किया था, उस बिल्डर के खिलाफ केस हुआ था, अथॉरिटी ने सीज किया, तो अथॉरिटी ने इसको लेवल क्यों नहीं किया,
ये मौत का गड्ढा क्यों खोद के रखा? फिर अथॉरिटी की भी तो गलती है, मान के चलो। और बिल्डर ने ऐसा बताता कि ओ जी समझाइए मुझे। अब ये देखिए, ये लड़के को ये कहा गया कि बयान बदलो, इस तरह की बात मत करो, उसे दबाव उस पर बनाया गया क्योंकि वो सबकी पोल खुल रही थी। अब फिर बार बार कह रहा हूं कि नोएडा डीएम, अगर सीईओ का ट्रांसफर हो सकता है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का, अगर इंजीनियर सस्पेंड हो सकते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन के नाते नोएडा डीएम के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार को नाराज करने का जोखिम कोई सरकार नहीं ले सकती, योगी आदित्यनाथ नहीं ले सकते? क्या ज्ञानेश कुमार की बेटी होने की वजह से नोएडा की डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और नोएडा डीएम 4 दिन बाद मौका वारदात पर उस घटनास्थल पर क्यों पहुंचती हैं? उस रात 16 तारीख की रात जब पुलिस, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जब एसडीआरएफ की टीम पहुंची, नोएडा डीएम क्यों नहीं पहुंची? इतनी बड़ी घटना के बाद 4 दिन तक नोएडा डीएम की गैर मौजूदगी घटनास्थल से क्या कहता है? कोई बयान न देना, मीडिया से बच के भाग जाना, चलिए तो अब बच के भाग गए, लेकिन सवाल उठता है कि ज्ञानेश कुमार की बेटी ना होती तो जिस तरह से सीईओ, नोएडा के सीईओ नप गए, उन्हें संट किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर, 1-2 इंजीनियर के खिलाफ एक्शन हुआ, क्या नोएडा की डीएम अपने पद पर आज बनी रहती? यह सवाल सबसे अहम है, लेकिन यह सवाल उस तरह से पूछा नहीं जा रहा है। कौन जोखिम मोल ले? इसलिए बहुत सारे पत्रकार, जैसा कि मैंने कहा, वो लिख रहे हैं, सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, नोएडा डीएम की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, किस तरह से बिल्डर्स काम करते हैं, क्या मिलीभगत होती है, किस तरह से बिल्डर्स और प्रशासन या नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से काम होता है, उसकी मिसाल है, उसका सबूत है यह घटना जो नोएडा में हुई है। कहा जा रहा है उस बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, जिस बिल्डर का वो प्लॉट था, 2 बिल्डर मिलकर वहां काम कर रहे थे। सेक्टर 150 की घटना है। एमजी विस्टाउन का जो डायरेक्टर है उसे गिरफ्तार किया गया। डबल बेसमेंट का काम हुआ जा रहा था, नाले के रिसाव से पानी भर गया, लंबे समय से पानी भर के वहाँ दलदल जैसी स्थिति पैदा हो गई, और उसके बाद जो घटना हुई मैंने बताया। कहा जा रहा है इसी जगह पर कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी, इसी तरह से कोई ट्रक उस दलदल में पूरी तरह से गिरते गिरते बचा, किसी ढंग से वो ट्रक वाला बच गया क्योंकि आधा पर जाके वो अटक गया था। अब एसआईटी का गठन हुआ है। अब एसआईटी के गठन से अब ये भानु भास्कर हैं जो एडीजी लेवल के अधिकारी हैं, इन्होंने कल मौके का मुआयना किया। सुनिए। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। अब एसआईटी बन गई, एसआईटी एडीजी की अध्यक्षता में बन गई, 3 लोग उस एसआईटी में हैं, जांच कर रहे हैं, ये सब बात अपनी सही होनी भी चाहिए, लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं है। और इस घटना से क्या सबक लेगी सरकार, क्या सबक लेगा सिस्टम? और नोएडा में जिस तरह से बहुत सारे लोग बता दिखा रहे हैं कि बहुत जगह बिल्डर्स बेलगाम होकर गड्ढे खोद रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, या अधूरे निर्माण को छोड़कर उसके बाद वहाँ काम बंद है। कभी कभी ग्रैप 3 ग्रैप 4 की वजह से काम बंद होता है, कभी और कोई विवाद की वजह से काम बंद होता है, और वहाँ कोई बैरिकेडिंग या जिस तरह से वहाँ डाइवर्जन होना चाहिए, जिस तरह से लाइटिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किधर से मत जाओ, कहाँ खतरा है, कहीं कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। और ये खुलेआम नोएडा में होता है। और ये सब मिली भगत का ही नतीजा था कि एक युवा इंजीनियर की जान गई, एक पिता ने अपने बेटे को अपने सामने खोया। कहें तो मरते हुए देखता रहा। मैं उस पिता की मनोदशा के बारे में सोच सकता हूं, जो पिता जिसके कानों में आवाज़ गूंज रही होगी कि पापा मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। और पिता भागा भागा वहां पहुंचा और उसके बाद उसका बेटा डूब रहा था और वो एहसास कर रहा था कि उसका बेटा पानी में डूब रहा है। खैर, राजकुमार मेहता उनके पिता का नाम है। अब बात आती है कि 16 तारीख की घटना है, 20 तारीख को नोएडा डीएम वहाँ पहुँचती हैं, 16, 17, 18, 19, 20, आज 21 को मैं वीडियो कर रहा हूँ। 5 दिन हो गए
हम इंतजार करेंगे कि नोएडा डीएम के खिलाफ कोई एक्शन होता है या नहीं, और एसआईटी की जांच से क्या निकलता है और कब तक सामने आता है, और इससे सबक लेकर आने वाले दिनों में प्रशासन, सरकार, नोएडा अथॉरिटी क्या कदम उठाती है, इसका भी हमें इंतजार होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।